हेलो फ्रेंड्स लोग, स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। 10वीं वीडियो है ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की। 10th वीडियो के साथ मैं आज आया हूँ। हम लोग मैनक्यू की पूरी किताब को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके हर चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला 3-4 चैप्टर कवर किया और आज मैं चैप्टर 6 जो कि सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इसकी जो बैक क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, पी एंड ए को। इसके अलावा भी एक पार्ट है, वो है क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाली पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनक्यू के पीछे से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है मैनक्यू के पीछे के क्वेश्चंस को डिस्कस करना और अच्छे से समझना। थ्योरी पढ़ ली होगी आपने, और जैसा कि मैं बोलता हूँ, मेरे पास जो मैनक्यू की किताब है वो 6th एडिशन की किताब है। आपके पास हो सकता है लेटेस्ट एडिशन की किताब हो, तो एक बार आप क्वेश्चन जरूर मिला लें। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का फर्क हो सकता है, आगे पीछे नंबरिंग हो सकता है, पर क्वेश्चन वहां पे जरूर होगा, तो एक बार आप क्वेश्चन मिला लें। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको कभी भी लगे कि वीडियो अच्छा है, वैल्यूएबल है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जरूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या जो इकोनॉमिक्स नहीं भी कर रहे हैं पर इंटरेस्टेड है, ताकि वो लोग भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सके, वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे से अच्छे से कर सके और मुझे भी थोड़ी मदद मिल सके। हो सके तो लाइक कमेंट भी कर देना, क्योंकि इस ऐसा करने से क्या होता है ना, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसमें ये वीडियो को पकड़ा जाता है। जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक, ज्यादा कमेंट, ज्यादा शेयर होता है, यूट्यूब उस वीडियोस को सजेस्ट करता है व्यूअर्स को। ठीक है, तो लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, एक लाइक का बटन दबाने से कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज उसको दबा देना। और क्वेरी होने से तो कमेंट करोगे ही आप लोग, और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज भी। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और दोनों को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द फ्री मार्केट प्राइस ऑफ चीज इज टू लो। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि चीज की जो फ्री मार्केट प्राइस है, फ्री मार्केट प्राइस क्या होती है, तो वो प्राइस जहां पे सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्ट करता है खुद से, यानी कि जो इनविजिबल हैंड होता है ना, जहां सप्लाई मार्केट क्रिएट कर रहा है, डिमांड मार्केट क्रिएट कर रहा है, और उनके इंटरेक्शन से मार्केट ही डिसाइड कर रहा है कि प्राइस क्या होगा, तो उस प्राइस को हम फ्री मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो अब गवर्नमेंट को लगता है कि जो फ्री मार्केट प्राइस है चीज की वो बहुत कम है, गवर्नमेंट को लग सकता है। तो सपोज द गवर्नमेंट imposes a binding price floor in the cheese market. Draw a supply demand diagram to show the effect of this policy on the price of cheese and the quantity of cheese sold. Is there a shortage or surplus of cheese? तो पहला सवाल का पहला पार्ट हम करते हैं कि हम डायग्राम से बताते हैं कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो एक सप्लाई डिमांड का डायग्राम मैं बना लूं चीज मार्केट के लिए। इधर मेजर करेंगे प्राइस, इधर मेजर करेंगे क्वांटिटी। ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा डिमांड। आप चाहे तो कर्व लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हो गया सप्लाई ऑफ चीज और ये हो गया डिमांड ऑफ चीज। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है ये, जो गवर्नमेंट के मुताबिक बहुत कम है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइस फ्लोर लगाया है। ठीक है दोस्तों, प्राइस फ्लोर। अब मैं आपको बता दूं कि दो तरह की गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती है, एक प्राइस फ्लोरिंग और एक प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी एक प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस लगा दे, और प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर मैक्सिमम प्राइस लगा दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट ने अगर प्राइस फ्लोर लगाया है, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को मिनिमम उतने प्राइस में बेच सकते हैं, उससे नीचे नहीं बेच सकते। मान लीजिए अगर किसी पे मिनिमम प्राइस लगाया है, प्राइस फ्लोर लगाया है 10 रुपीज, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को मिनिमम 10 में बेचिएगा, उससे कम में आप नहीं बेच सकते। हाँ, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15 जा सकते हैं, लेकिन उससे कम में नहीं जा सकते। ठीक है, ये मिनिमम होता है। और प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट किया है, यानी कि उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। आप उसके नीचे आ सकते हैं लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते। जैसे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस जो लीगल प्राइस है
वो सेट कर दिया 50 रुपए, यानी कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। 50 से कम पे बेच सकते हो आप, लेकिन उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर्स और मास्क पे प्राइस सीलिंग लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2 रुपए से ऊपर आप मास्क को नहीं बेच सकते, जो सर्जिकल मास्क होती है, तो वो एक प्राइस सीलिंग था। उसी तरह प्राइस फ्लोरिंग गवर्नमेंट जनरली एग्रीकल्चरल गुड पे करती है, जो एमएसपी देती है गवर्नमेंट फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस फ्लोरिंग होता है। यानी मिनिमम आपको उतना में तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा में भी मिल सकता है, पर मिनिमम वो है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो चीज की जो प्राइस है वो काफी लो है, तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फ्लोर लगाया है जो कि बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग प्राइस फ्लोर। ये बाइंडिंग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट कहीं भी लगा सकती है, राइट। अब ये सप्लाई डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। प्राइस फ्लोर मतलब हुआ मिनिमम प्राइस, राइट, मिनिमम प्राइस। अब गवर्नमेंट अगर मिनिमम प्राइस लगाती है यहाँ पे, यानी कि इक्विलिब्रियम के नीचे, और मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है कि आप कम से कम इस पे बेच सकते हो, इससे ऊपर भी कम से कम ये इस पे बेचना ही पड़ेगा, इसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। इसके ऊपर आप जा सकते हो, पर इसके नीचे नहीं जा सकते हो। ये होता है प्राइस फ्लोरिंग। अब गवर्नमेंट ने अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस फ्लोरिंग लगाया, तो ये बाइंडिंग नहीं, नॉन बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो नीचे जाने पे है ना, ऊपर तो जा ही सकते हैं। तो सारे प्रोड्यूसर्स और आई मीन सप्लायर्स और डिमांडर्स कहाँ पे खरीदेंगे, वो यहीं पे खरीदेंगे, इसी प्राइस पे, क्योंकि इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम है और उनको ऊपर जाने का अलाउ भी है भाई, तो ऊपर जरूर जाएंगे। तो ये नॉन बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग था। पर वही अगर प्राइस फ्लोरिंग नॉन बाइंडिंग नहीं होता, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाया जाता, तो वो हो जाता बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग। बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या, आप इसके नीचे नहीं जा सकते, मिनिमम ये है। अब इसके नीचे अगर नहीं जा सकते, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं जा सकते, आपको यहीं पे बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग। और गवर्नमेंट ने चीज के मार्केट के साथ यही किया है, गवर्नमेंट ने एक बाइंडिंग प्राइस फ्लोर लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस फ्लोरिंग है वो यहाँ पे कहीं होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तो ये हमारा बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग है, पी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिमांड कब से दिखा दिया। अब बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग से क्या होगा, देख सकते हैं आप, डिमांड जो है एट अ हाई प्राइस, डिमांड जो है वो ऑफकोर्स फॉल हो जाएंगे। तो डिमांड जो है वो फॉल कर रहा है, Q1। और सप्लाई ऑफकोर्स इंक्रीज करना चाहेगा, सप्लायर्स ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे उस प्राइस पे, तो ये हो गया Q2, राइट। अब Q1 Q2 है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में सरप्लस है या शॉर्टेज है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सरप्लस है या शॉर्टेज अगर पूछा जाए, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, यानी कि प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहे हैं पर लोग लेना नहीं चाह रहे, यानी कि यहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस है मार्केट में। आई होप आप लोग को ये बात इजीली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या है। सो हियर सरप्लस इज बीइंग जनरेटेड। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। फार्मर्स कंप्लेन दैट द प्राइस फ्लोर हैज रिड्यूस्ड देयर टोटल रेवेन्यू, इज दिस पॉसिबल, एक्सप्लेन। अब प्राइस फ्लोरिंग से क्या हुआ कि जो फार्मर्स, अच्छा यहाँ पे फार्मर्स मतलब आप किसान मत समझना, चीज जो है ना वो दूध से बनता है, और वो दूध गाय से आता है, और गाय इज कम्स अंडर एनिमल रियरिंग, तो वहां पे इसे हम फार्मर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मर क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि प्राइस फ्लोरिंग से उनकी जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज कर गई है। अब क्या ये सच बात है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है, प्राइस फ्लोर से उनकी रेवेन्यू डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड इलास्टिक है तो ऐसा होगा। तो इलास्टिक डिमांड के साथ क्या होता है, इलास्टिक डिमांड, अगर डिमांड इलास्टिक है तो ऐसा होगा। इलास्टिक डिमांड के साथ क्या होता है, जितना परसेंटेज क्वांटिटी में गिरावट हुआ है वो इंक्रीज इन प्राइस को एक्सीड कर देगा, राइट। क्योंकि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को एक्सीड करेगा, यानी कि रेवेन्यू में लॉस है, इलास्टिक डिमांड है, राइट।
डिमांड इलास्टिक है भाई, लोग अपने आप को, लोग क्या करेंगे, लोग देखेंगे कि चीज महंगा हो गया है, लोग चीज को रिप्लेस कर देंगे किसी और चीज से, तो चीज किसी दूसरे चीज से रिप्लेस हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्राइस बढ़ने से मिल रहा है और जो रेवेन्यू लॉस कंज्यूमर आई मीन कस्टमर्स के जाने से हो रहा है, बैकआउट से हो रहा है, वो ज्यादा होगा, राइट। सो कस्टम देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। पहले रेवेन्यू कितना था, पहले ये पार्ट और ये पार्ट पूरा रेवेन्यू था, ठीक है, दिस एंटायर पार्ट वाज द रेवेन्यू। ओके, अब क्या है देखिए, अब ये पार्ट सिर्फ रेवेन्यू है, क्योंकि अब इतना ही लोग डिमांड कर रहे हैं, राइट, लोग इतना ही डिमांड कर रहे हैं, और तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। सप्लाई होने से क्या होगा, लोग तो डिमांड ही नहीं कर रहे, तो अब इतना हमारा रेवेन्यू होगा, ये हमारा रेवेन्यू होगा। तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुआ है वो ये पोर्शन जो हमें मिला है एक्स्ट्रा प्राइस इंक्रीज करने से, और जो रेवेन्यू लॉस हुआ है कस्टमर के बैकआउट करने से, वह ये। और आप फिगर में देख सकते हो कि लॉस वाला जो पोर्शन है, जो कस्टमर बैकआउट से जो लॉस हुआ है, वो ज्यादा है देन द न्यू रेवेन्यू। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू एज अ होल डिक्रीज कर रहा है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। ओके, तो जो फार्मर्स कंप्लेन कर रहे हैं, जो शिकायत है फार्मर्स की, बिल्कुल सही शिकायत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। In response to farmers' complaint, the government agrees to purchase all the surplus cheese at the floor price. Compared to this basic floor, who benefits from this new policy and who loses? अब देखिए, फार्मर्स ने कंप्लेन किया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके पास जो सरप्लस ये है, क्या बोलते हैं, चीज है, वो हम सब फ्लोर प्राइस पे खरीद लेंगे। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट सरप्लस मतलब कि जो एक्स्ट्रा है उसे ही सिर्फ खरीदेगी फ्लोर प्राइस पे, राइट। तो समझते हैं, प्रोड्यूसर्स जो है उनका तो बेनिफिट है भाई, क्यों, क्योंकि उनका जो चीज है वो बिक जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स का क्या होगा, सोचते हैं। देखिए, अगर ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर पे खरीद ले रहा है, ये पार्ट, राइट, तो इतना तो बेच ही रहे थे वो लोग, राइट, और जो बाकी है वो प्राइस फ्लोर पे सरकार खरीद लेगी, यानी कि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। दिस एंटायर थिंग इज द न्यू रेवेन्यू। सो प्रोड्यूसर्स आर एट द प्लस पॉइंट, बट व्हाट अबाउट द टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स का क्या होगा? तो दोस्तों टैक्स पेयर्स का यहाँ पे लॉस होगा, क्यों? तो देखिए, प्रोड्यूसर तो अपना लेके निकल जाएगा, लेकिन कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स सिर्फ इतना खरीदेंगे, राइट, ये वाला एरिया सिर्फ कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं। अब ये एरिया अगर कंज्यूमर खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर का इस पॉलिसी के पहले और इस पॉलिसी के बाद, यानी कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है सरप्लस चीज खरीद लेंगे, इसके पहले और इसके बाद में कोई फर्क नहीं है, कंज्यूमर्स आर देयर, राइट। लेकिन कंज्यूमर्स के पैसे से जो रेवेन्यू कंज्यूमर्स कमा के दे रही है टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को, उस पैसों से गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चीज खरीद रहा है, जिस चीज का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिन्होंने टैक्स दिया था पहले राउंड में। तो टैक्स पेयर्स आर लूजिंग हियर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जिन ग्रुप ऑफ पीपल ने पहले राउंड में खरीदा था फ्लोर प्राइस पे, उन्होंने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, उस टैक्स के पैसों को फाइनेंस करके गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से एक्स्ट्रा चीज खरीद रही है, और वो चीज का उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज खरीद चुके हैं। तो उनका जो टैक्स का पैसा है वो तो बर्बाद जा रहा है। तो उनका टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है, उनके लिए लॉस का सिचुएशन। लेकिन प्रोड्यूसर्स का क्या है, वो गवर्नमेंट को बेचे या कंज्यूमर को बेचे, उनको तो पैसा कमाने से मतलब। So यहाँ पे who wins? The winning part is the producer, and who loses? So the taxpayers are losing. Okay. So I hope आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है और इसमें दिया है कि a recent study found that the demand
एंड सप्लाई शेड्यूल फॉर फ्रिस्बीज, फ्रिस्बीज का स्पेलिंग गलत हो गया, आर एस फॉर्म्स। तो फ्रिस्बी की सप्लाई डिमांड दी हुई है एट डिफरेंट प्राइस। तो 11 रुपए पे 1 मिलियन फ्रिस्बी का क्वांटिटी डिमांडेड है और सप्लाई है 15 मिलियन। 10 रुपए पे 2 मिलियन डिमांड, 12 मिलियन सप्लाई। 9 पे 4 मिलियन डिमांड, 6 मिलियन सप्लाई। इस तरह से एक शेड्यूल बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रिस्बीज। तो इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बोला है कि आपको बिना डायग्राम बनाए भी मालूम पड़ सकता है इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे जितना क्वांटिटी डिमांडेड है उतना ही सप्लाइड है। तो एट प्राइस ए, एट प्राइस 8, राइट, एट प्राइस 8 वी हैव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज 8 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 6। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फ्रिस्बी मैन्युफैक्चरर्स परसुएड द गवर्नमेंट दैट फ्रिस्बी प्रोडक्शन इंप्रूव द साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरोडायनामिक्स एंड दस इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। बताइए क्या क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर। फ्रिस्बी मैन्युफैक्चरर सरकार को बनाने में कामयाब रहे कि फ्रिस्बी के प्रोडक्शन से साइंटिस्ट की एरोडायनामिक्स की नॉलेज बढ़ती है, और एरोडायनामिक्स की नॉलेज बढ़ेगी तो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो ड्रोन बनाएंगे इससे। A concerned Congress votes to impose a price floor of $2। अच्छा, यहाँ कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक्चुअली मैनक्यू की किताब यूएस की किताब है, ठीक है। और यूएस में कांग्रेस मतलब कोई पार्टी नहीं होती है। यूएस में कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। जैसे यहाँ पार्लियामेंट बिल पास करती है, वहां पे कांग्रेस बिल पास करती है। पार्टी वहां पे दो ही है मेजर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक, ठीक है। तो जो भी हो, तो कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट ने वोट पास किया कि एक प्राइस फ्लोरिंग होगा $2 का अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अ कंसर्न कांग्रेस वोट्स टू इंपोज अ प्राइस फ्लोर $2 अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि बाइंडिंग है, राइट। मैंने आपको बताया ना, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर अगर प्राइस फ्लोरिंग हो तो बाइंडिंग है। व्हाट इज द न्यू मार्केट प्राइस, हाउ मेनी फ्रिस्बीज आर सोल्ड। तो अब कितना फ्रिस्बी बिकेगा और न्यू मार्केट प्राइस क्या होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। इक्विलिब्रियम प्राइस $8, राइट। और इक्वल क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर $2, यानी कि इसके ऊपर $2 यानी कि $10 पे प्राइस फ्लोर किया गया है, राइट। $10 पे प्राइस फ्लोर किया गया है। अब देखिए $10 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 2 मिलियन, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 12 मिलियन। यानी कि सिंपल सी बात है, सरप्लस होगा वहां पे 10 मिलियन का, 10 मिलियन का सरप्लस होगा एट $10, right? What is the new market price? The new market price is $10, right? Why? Because $2 above the equilibrium price. So $8 plus $2 equals to $10. Okay? ये आप लिख दीजिएगा न्यू मार्केट प्राइस। हाउ मेनी फ्रिस्बीज आर सोल्ड, तो कितनी फ्रिस्बीज सोल्ड होगी, जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि 2 मिलियन। सो सिर्फ 2 मिलियन फ्रिस्बीज विल बी सोल्ड at the price floor level. Okay, next point, next question. IRET college students march on Washington on and demand a reduction in the price of frisbees. अब कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट वगैरह किया और बोला कि फ्रिस्बीज की प्राइस को कम। आप देखिए फ्रिस्बीज कौन इस्तेमाल करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं खेलने कूदने के लिए। इतना महंगा अगर फ्रिस्बी होगा तो कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा इन द प्राइस ऑफ फ्रिस्बी। एंड इवन मोर कंसर्न कांग्रेस, और वहां की जो कांग्रेस है उन्होंने फिर क्या किया, इस प्राइस फ्लोर वाले फंडे को रिपील कर दिया, इस बिल को खत्म कर दिया एंड इम्पोज अ प्राइस सीलिंग $1 बिलो द फॉर्मर प्राइस फ्लोर। अब क्या कर रहे हैं वो, प्राइस फ्लोर के नीचे $1, यानी कि बिल प्रीवियस फॉर्मर प्राइस फ्लोर यानी कि $10 जो प्राइस फ्लोर था उसके $1 नीचे प्राइस सीलिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइस सीलिंग कर रहे हैं $9 पे। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लीगल प्राइस, यानी कि उसके ऊपर नहीं बेच सकते आप, $9 के ऊपर नहीं बेच सकते, नीचे बेच सकते हैं, ऊपर नहीं बेच सकते। व्हाट इज द न्यू मार्केट प्राइस, सो न्यू मार्केट प्राइस क्या होगा, न्यू मार्केट प्राइस विल बी $9। व्हाई, फॉर्मर फॉर्मर प्राइस फ्लोरिंग के नीचे, सॉरी फॉर्मर प्राइस फ्लोरिंग के नीचे $1 किया गया है, यानी कि $9 इज द न्यू मार्केट प्राइस। What is the how many frisbees are sold? Now at new market price at $9, 4 million frisbees will be sold, right? Because the quantity demanded is 4 million. Of course, there is surplus, still there is surplus, but now 4 million will be sold. Okay.
तो 4 मिलियन विल बी सोल्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लीगल प्राइस, यानी कि ये मैक्सिमम लीगल प्राइस है। अब जरा आप सोच के देखिए कैच क्या है यहाँ पे। ये इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से थी ना $8 पे, जहाँ पे 6 मिलियन फ्रिस्बीज मिल रहे थे। अब प्राइस सीलिंग क्या होती है? प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम प्राइस है, इसके नीचे आप बेच ही सकते हैं, यानी $9 जो है मैक्सिमम प्राइस है, इसके नीचे आप बेच ही सकते हैं। तो क्या होगा, मार्केट विल इवेंचुअली लीड बैक टू द इक्विलिब्रियम। $9 will not be fixed, it will come back to $8 and the equilibrium quantity will be 6 million। अगर आपको 8 मिलियन 8 रुपीज में सॉरी $8 से मिल ही रहा है, आप $9 में क्यों खरीदोगे? आप तो $8 में खरीदोगे ना। सो द न्यू प्राइस इज $8 and the new quantity sold of frisbees is 6 million। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये मैंने आप लोग को 2 स्टेप में इसीलिए बताया ताकि आप लोग को समझ में आए कि गलती कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। ये गलत स्टेप था, उसके बाद इसको इम्प्रूव किया गया, यानी कि आपको इस स्टेप में गलती नहीं करनी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इजीली हो जाता है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के साथ फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।